युवा सृजन संवाद के डिजिटल मंच से जुड़े हुए सभी सदस्यों और श्रोताओं का हम एक बार फिर बहुत स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं कि युवा सृजन संवाद लंबे समय से तमाम कार्यक्रम करते आ रहा है और उसी कड़ी में आज हम जुड़ेंगे एक बहुत ही गंभीर अध्येता युवा अध्येता डॉक्टर दिनेश कुमार जी से। आज आप लोग सुनेंगे रेणु, एक कथाकार रेणु की जन्मशती के बारे में, रेणु जी के बारे में। वो रेणु जिनके मैला आंचल और तीसरी कसम के सेट और उनकी तमाम कहानियों से जो श्रोता परिचित होंगे, जो पाठक परिचित होंगे, वो जानते होंगे कि रेणु का कथा संसार और उनका अनुभव संसार कितना विस्तृत था। आज उन्हीं रेणु पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। डॉक्टर दिनेश कुमार सर साहित्य की प्रतिष्ठित पत्रिका हंस में 2012 से 2018 तक सृजन परिक्रमा नाम से नियमित स्तंभ लिखते रहे हैं। इसके अलावा साहित्य की लगभग सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में आपके आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी आलोचनात्मक पुस्तक मुक्तिबोध एक मूल्यांकन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक मूल्यांकन प्रकाशित हो चुकी है। दिनेश कुमार सर से जो लोग परिचित होंगे, जो साहित्य के अध्येता होंगे, वो जानते होंगे जिनके यहाँ हंस पत्रिका आती रही है, ये वही दिनेश कुमार जी हैं जिनके माध्यम से, जिनके लिखे के माध्यम से हम साहित्य जगत की तमाम हलचलों को जान पाते थे। आप साहित्य की उन पत्रिकाओं, उन किताबों, उन पुस्तकों के बारे में बात करते थे जो कि समय और समाज की नब्ज को पहचानती थी, और दिनेश कुमार सर ऐसी पत्रिकाओं और पुस्तकों पे विस्तार से लिखते थे। वो दिनेश कुमार सर आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं युवा सृजन संवाद का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे यह मंच उपलब्ध कराया, खासकर प्रोफेसर संतोष भदौरिया का। और पिछले लॉकडाउन के दौरान युवा सृजन संवाद खासकर युवाओं को जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और यह काम जिस गति से हुआ है और उससे इलाहाबाद की एक साहित्यिक सक्रियता, ऐसा प्रतीत हुआ था कि बीच में शायद लॉकडाउन के कारण कुछ मंद पड़ जाए, लेकिन युवा सृजन संवाद ने उस साहित्यिक सक्रियता को बरकरार रखा है। यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। चूंकि रेणु की यह जन्मशती मनाई जा रही है और रेणु पर कई व्याख्यान, कई सेमिनार, कई गोष्ठियां हो चुकी हैं, तो मैं बेसिकली रेणु की कथा दृष्टि पर और रेणु के मूल्यांकन पर अपनी बात केंद्रित रखूंगा, क्योंकि रेणु को लेकर जो मेरी समझ बनी है उसे मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें सूत्र रूप में हो और कुछ बातें थोड़ी सी उनको विस्तार से की जाए। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि रेणु के 1973 में एक सीरीज राजपाल संघ से आती थी, मेरी प्रिय कहानियां। उसमें एक छोटी सी भूमिका रेणु की है। ये मैं भूमिका इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं कि यह लगभग उस समय तक, यानी रेणु की अंतिम कहानी 1972 में है और ये 73 में पुस्तक है, तो उसी के आसपास ये वक्तव्य रेणु का है। यानी कि रेणु अपने पूरे साहित्यिक सफर को लगभग पूरा कर चुके थे, और वह रेणु का वक्तव्य यह है जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे साधारण पाठक
मेरी स्पष्टता और सपाट बयानी से सदा संतुष्ट हुए हैं और साहित्य के राजदार पंडित, कथाकार, आलोचकों ने हमेशा नाराज होकर मुझे एक जीवन दर्शनहीन, अप्रतिबद्ध, व्यर्थ रोमांटिक प्राणी प्रमाणित किया है, सारे तालाब को गंदला करने वाला जीव। अब जब मैं ये भूमिका पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि एक इतना महान रचनाकार अपनी कथा यात्रा के समाप्ति, लगभग समाप्ति पर ऐसा वक्तव्य क्यों दे रहा है। फिर हमें जरूरत महसूस हुई कि थोड़ा पीछे मुड़कर देखा जाए कि क्या वाकई हिंदी आलोचना में कुछ ऐसा ही हुआ है क्या कि रेणु को इस तरह से उपेक्षित किया गया जैसा वो महसूस करते थे। क्योंकि हमें रचनाकारों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक रचनाकार अपने बारे में माने प्राय ऐसी बात कहता है कि उसकी अपेक्षा हुई, लेकिन जब रेणु जैसा रचनाकार इस बात को कहता है तो जरूर सोचने की जरूरत महसूस होती है। तो फिर जब हम पीछे लौटते हैं, जो रेणु का दौर था लेखन का, रेणु वैसे तो 40 के बाद से लिखना शुरू कर चुके थे, लेकिन उनका मूल दौर जो है वो नई कहानी का दौर है। तो वहां हम देखते हैं कि जो मुख्य प्रगतिशील आलोचना है उसने रेणु का कैसा मूल्यांकन किया। आप यह देखेंगे कि जो हमारे सबसे बड़े आलोचक हैं, रामविलास शर्मा ने रेणु को लेकर क्या कहा। मैला आंचल को लेकर, मैला आंचल को लेकर उनकी बात यह थी कि मैला आंचल तक प्रेमचंद की परंपरा के कुछ निशान बाकी थे, परती परिकथा तक आकर वे मिट जाते हैं और रह जाता है इलियट का शुद्ध प्रयोगवादी वेस्टलैंड। रामविलास जी की ये जग जाहिर है, हम आप सब जानते हैं। वैसे ही शिव कुमार मिश्र का बाद में जो मूल्यांकन आया रेणु को लेकर कि वह भी यही था कि प्रेमचंद की परंपरा को डिस्टॉर्ट किया है, यानी कि विकृत किया है। और जो एक और महत्वपूर्ण आलोचक है नामवर सिंह ने तो ये अपनी गलती स्वीकार ही कर ली। जो तद्भव का अंक आया, काशीनाथ सिंह के साथ एक छोटी सी उसमें बातचीत थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि किसी क्या कोई ऐसी भूल है किसी रचनाकार के मूल्यांकन में आपसे हुई, तो उन्होंने कहा हाँ, हम रेणु का ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाए। तो एक वे लोग थे जो रेणु को प्रेमचंद की परंपरा से खारिज कर रहे थे, यानी रेणु प्रेमचंद की परंपरा को विकृत कर रहे हैं, रेणु प्रेमचंद की परंपरा को नष्ट कर रहे हैं, ये आरोप था। और दूसरे तरफ जो लोग थे जिन्होंने रेणु के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार किया, मसलन रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, निर्मल वर्मा हैं, परमानंद श्रीवास्तव का भी इसमें हम नाम ले सकते हैं। इन लोगों का पूरा जोर ये रहा कि रेणु प्रेमचंद की परंपरा में है। अब ये बड़ी दिलचस्प स्थिति हो गई हिंदी आलोचना की कि बात रेणु पर हो रही है और पूरी बहस जो है शिफ्ट हो गई है प्रेमचंद पर। यानी कि एक कह रहा है कि प्रेमचंद की परंपरा को विकृत किया, दूसरा साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है कि प्रेमचंद की ये परंपरा में है। यानी कि यह जो हिंदी आलोचना की बाइनरी सेट हुई, इसके केंद्र में मूल्यांकन तो हो रहा है रेणु का, लेकिन केंद्र में आ जाते हैं प्रेमचंद। तो इससे मुझे लगता है कि रेणु का वस्तुगत मूल्यांकन संभव न उस समय हुआ, न आज मुझे कोई उम्मीद दिखती है। क्योंकि जब तक हम प्रेमचंद से रेणु को समझने की कोशिश करेंगे और प्रेमचंद से ही देखने की कोशिश करेंगे कि वो परंपरा में है या परंपरा के बाहर है, तब तक हम रेणु को नहीं समझ सकते हैं। रेणु को एक प्रस्थान बिंदु के रूप में हमें देखना चाहिए। जैसे कि हिंदी कहानी में प्रेमचंद एक प्रस्थान बिंदु है, वैसे ही
रेणु हिंदी कहानी में एक प्रस्थान बिंदु है। वो वहां से वो उस परंपरा में उतने नहीं है जितनी कि उनसे परंपराएं फूटती हैं। तो यह जो नजरिया रहा कि जिसको ठीक करना हो या जिसको खारिज करना हो, उसके लिए प्रेमचंद एक बहुत बड़े लाठी के रूप में हमारे सामने हिंदी आलोचना में आते हैं कि अगर किसी को खारिज करना हो तो फटाफट प्रेमचंद को लाओ। और वैसे तो नामवरसी ने कोई बेहतर मूल्यांकन नहीं किया, लेकिन कहानी नई कहानी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि खासकर ग्राम कहानी के संदर्भ में कि ऐसा लगता है कि जो उस दौर में चल रहा था कि प्रेमचंद मानो जैसे वेदों में सब कुछ हो गया है, वैसे ही प्रेमचंद में सब कुछ है। और यह एक तरह से प्रेमचंद को ब्रह्म बनाने की प्रक्रिया है कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्रेमचंद ने कर दिया। तो वो उस दृष्टिकोण का वहां विरोध करते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि रेणु को प्रेमचंद के लाठी से पीटा गया, तो अब क्या रेणु को चाहने वाले या रेणु का मूल्यांकन करने वाले कहीं ऐसा न करने लगे, जो ये प्रवृत्ति कहीं कहीं दिखाई देती है कि वो रेणु को महान और प्रेमचंद को छोटा घोषित करने लगते हैं। तो यह भी, यानी कि यह एक गलती को ढकने के लिए दूसरी गलती है। तो हिंदी आलोचना को इस चीज से सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि जैसे लोगों ने रेणु को खारिज करने के लिए प्रेमचंद का उपयोग किया, कहीं यह प्रवृत्ति ना हो जाए, उस राजनीति को भी हमें समझनी होगी कि लोग रेणु के माध्यम से प्रेमचंद को न खारिज करने लगे। तो इसके लिए यह जरूरी है इस चीज को समझना कि रेणु की असल कथा दृष्टि क्या है, और उसी कथा दृष्टि को जब हम समझेंगे तो रेणु का स्वतंत्र मूल्यांकन करेंगे, प्रेमचंद का स्वतंत्र मूल्यांकन करेंगे। रेणु के संदर्भ में आप यह देखेंगे कि रेणु नई कहानी दौर के एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं, लेकिन उस दौर में रेणु की चर्चा प्रायः नहीं होती। जो लोग नई कहानी आंदोलन को स्वातंत्र्योत्तर परिस्थितियों के दबाव से पैदा हुई व्यापक परिघटना मानते हैं, वो लोग भी रेणु का नाम प्रायः नहीं लेते। वो भी अमरकांत और भीष्म साहनी को जोड़कर संतुष्ट हो जाते हैं। और रेणु के लिए ऐसा लगता है कि एक आंचलिक कथाकार की रिजर्व कैटेगरी बना दी गई है और उसमें उन्हें डाल के सभी निश्चिंत हो जाते हैं। तो रेणु के संदर्भ में बात करते हुए इस आंचलिकता को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि सारा झगड़ा, सारा बवाल इस आंचलिकता के कारण और आंचलिक कथाकार के तौर पर रेणु को एक रिजर्व खाते में डालने के कारण भी पैदा हुआ है। तो आंचलिकता एक ऐसा हथियार लोगों को मिल गया जिससे जो मध्यवर्गीय लोग थे वो एक तरफ रेणु को खारिज कर रहे थे और दूसरी तरफ जो हमारे प्रगतिशील खेमे के आलोचक हैं वो भी रेणु को उसी औजार, उसी हथियार से खारिज कर रहे थे। तो और इस आंचलिकता को लेकर जो रेणु की जो समझ है आंचलिकता को लेकर, अंचल को लेकर, हमारी आलोचना ने और हमारे कथाकारों ने ठीक उससे उलट अर्थ ग्रहण किया। और इस उलट अर्थ ग्रहण करने का नतीजा था कि रेणु को इस बात का बहुत दुख था। और यह दुख इसलिए था कि आपको ध्यान होगा कि मैला आंचल में यह शब्द रेणु का ही था उसकी भूमिका में कि यह उपन्यास मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। अब चूंकि शब्द रेणु का दिया हुआ था और रेणु इस बात को नहीं समझ पाए कि इस शब्द का उनके विरुद्ध सर्वाधिक माने उनके मूल्यांकन को
कम करने के लिए, उनको अवमूलित करने के लिए इस शब्द का सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ। इसीलिए जब लोथार लुत्से को रेणु ने जब इंटरव्यू दिया और उन्होंने यही सवाल पूछा कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो महानगरों के लेखक हैं, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो रेणु ने कहा कि यह पाप मैंने ही किया है। यानी ये जो आंचलिकता का जो विशेषण उनके लिए उपयोग किया गया, जो आंचलिक कथाकार का, रेणु बहुत स्पष्ट उस इंटरव्यू में स्वीकार करते हैं कि यह पाप, यह दुष्कर्म मेरे द्वारा ही किया गया है। यानी रेणु इस चीज से बहुत विचलित थे, जिस तरह से उनको आंचलिक कथाकार कहकर एक उसमें डाला जा रहा था, एक विशेष खाते में। तो अब सवाल यह है कि यह आंचलिकता है क्या? मित्रों, इसे समझना होगा हमें कि आंचलिकता रेणु के लिए कम से कम, या जो अब समझ बनी है और लोगों की, वह एक जीवन दृष्टि थी। आंचलिकता का मतलब वह नहीं है कि अंचल के शब्द, अंचल के थोड़ा बहुत परिवेश, वहां के मतलब भाषा के कुछ शब्द ले आके आप लेकर आप आए और रचना में डाल दे और आप और वैसे आंचलिक कथाकार आप हो गए। आंचलिकता रेणु के लिए एक जीवन दृष्टि और एक इतिहास दृष्टि का प्रश्न था। अब इतिहास दृष्टि का मैं इसलिए कह रहा हूं कि रेणु जो इतिहास को समझने की जो प्रचलित परिपाटी है, उसको बदल रहे थे अंचल को केंद्र बना के। आप देखेंगे कि हम जो इतिहास को समझते हैं, अब वह कैसे समझते हैं? वो हम काल बोध के अनुसार समझते हैं। यानी कि एक समय विशेष की अवधारणा हमारे पास है इतिहास को समझने को लेकर। रेणु आंचलिकता के माध्यम से अंचल को केंद्र बना के मैला आंचल जब उपन्यास लिख रहे हैं, तो वह इस धारणा को चुनौती देते हैं कि इतिहास को काल प्रवाह में न देखकर स्थान प्रवाह में देखा जाए। क्योंकि भारत के लिए जब आप काल में चीजों को देखेंगे तो बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। यानी कि जब देश आजाद हो रहा है तो वह उसी समय लुटियंस की दिल्ली है और उसी समय एक सुदूर अंचल है। तो अब कहने को तो स्वातंत्र्योत्तर भारत है और दोनों स्थितियों में काल तो एक ही है, लेकिन इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा फर्क है। अब यह फर्क कैसे पता चलेगा? जब आप स्थान के आधार पर इतिहास को समझेंगे। आधुनिक काल के हिसाब से या स्वातंत्र्योत्तर भारत के हिसाब से जब आप घटनाओं माने चीजों को समझेंगे, तब यह बहुत संभव है कि आप एक ऐसे महावृतांत में फंस जाए, एक ऐसे जनरलाइजेशन में फंस जाए जहां आप निचले स्तर पर क्या चीजें हो रही हैं उसको आप नहीं देख पाए। तो जो बुनियादी चीज थी, रेणु माने इतिहास को घटना प्रवाह में देखने की वकालत करते हैं, घटना प्रवाह, और उसको स्थान से लोकेट करते हैं। यानी कि एक ही समय में दो जगहों का भिन्न इतिहास हो सकता है, आप इसे जनरलाइज मत कीजिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी जब वो अंचल को केंद्र बनाते हैं, वह यह था कि स्थानीयता यह तय करेगी कि सार्वभौम में क्या हो। यानी कि रेणु, ये जो आंचलिक जिसे कहा गया आंचलिक उपन्यास, हालांकि मैं उसे मैला आंचल को मूलतः राजनीतिक उपन्यास मानता हूं, कि सार्वभौम में क्या होगा यह चीज स्थानीयता से निर्धारित होगी। और इस आधार पर रेणु समस्त सार्वभौम विचारधाराओं को, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो गांधीवाद हो, चाहे वो
पूंजीवाद की जो राजनीतिक विचारधारा उदारवाद हो, चाहे वो मानवतावाद हो, चाहे कोई बड़ी सारी सार्वभौम विचारधाराओं को वो स्थानीयता की कसौटी पर कसते हैं और यह दिखाते हैं कि ये सार्वभौम विचारधाराएं स्थानीय समस्याओं को, स्थानीय जो जटिलताएं हैं उसको एड्रेस करने में नाकाफी है। तो मैं जैसा कि कह रहा था आपको कि वह एक साथ जो आंचलिकता है रेणु के लिए इतिहास दृष्टि का भी प्रश्न है, उसी के साथ साथ जीवन दृष्टि का भी प्रश्न है कि सार्वभौमिकता को स्थानीयता की कसौटी पर कसना और वहां जाके देखना, उसको टेस्ट करना कि क्या उसका वही रूप रह जाता है या बदल जाता है। मार्क्सवाद अगर एक सार्वभौमिक विचारधारा है तो वह पूर्णिया के किसी गांव में, किसी सुदूर अंचल में वह किस रूप में पहुंचता है नीचे तक। ये जो ऊपर से जो विकास का कोई मॉडल चलता है तो वो नीचे तक किस रूप में पहुंचता है, इसको दिखाने की कोशिश रेणु आंचलिकता के माध्यम से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लिटरेचर वाले प्राय जो समाज विज्ञान के लोग हैं उनकी तुलना में प्राय अपने को हीन समझते हैं, जबकि ऐसे हीन समझने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्यों? आप यह देखेंगे कि रेणु का जो उपन्यास है, अगर उस समाजशास्त्रीय और समाज विज्ञान की अगर आप दृष्टि से देखें तो जो दो बड़ी अवधारणाएं समाज विज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, एक रजनी कोठारी की जो अवधारणा है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, जातियों का राजनीतिकरण, जिसमें उन्होंने ये समझाया था कि जातिवाद यहाँ खत्म नहीं हो रहा है बल्कि जो जाति है उसका राजनीतिकरण हो जा रहा है, यानी कि एक जाति के लोग किसी एक पार्टी से संबद्ध हो जा रहे हैं, यानी कि राजनीति जाति को खत्म नहीं कर रही है बल्कि जाति का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। बाकी चूंकि ये समाज विज्ञान का विषय है इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा दूर तक जाना नहीं चाहता, उस पर फिर कभी बात होगी। तो एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जो रजनी कोठारी ने अवधारणा दी थी, उसका अगर आप रूप देखेंगे तो आपको मैला आंचल में उससे बेहतर उदाहरण नहीं दिखाई देगा। अब यह अलग चीज है कि लिटरेचर वाले प्राय राजनीतिक समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को साहित्य में लागू करते हैं और उन अवधारणाओं को कहते हैं कि देखो इसके अनुसार ये साहित्य उपयोग है, माने उपयुक्त है, जबकि होना उल्टा चाहिए कि साहित्य से जो अवधारणाएं निकल रही हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और जो तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जो रजनी कोठारी का बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, वह रेणु के मैला आंचल में आपको उसका जीवंत प्रमाण दिखाई देगा। मैं उदाहरण जानबूझकर नहीं दे रहा हूं मैला आंचल से, क्योंकि जिस तरह से वहां जातियों के टोले हैं और जिस तरह से वहां हर जाति अपने अनुसार अपनी राजनीतिक चेतना को परिभाषित कर रही है, उसे देखने की जरूरत है। तो मैला आंचल से मैं जानबूझकर उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं संकेत आपको कर रहा हूं। दूसरी एक बड़ी जो समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसकी शुरुआत 1982 में रणजीत गुहा ने की, वो है सबल्टर्न हिस्ट्रियोग्राफी, निम्नवर्गीय इतिहास लेखन। क्या निम्नवर्गीय इतिहास लेखन की जो शुरुआत 1982 में होती है और जिसका इतना डंका पीटा गया इतिहास लेखन के क्षेत्र में, हिस्ट्रियोग्राफी के क्षेत्र में, हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि बहुत पहले मैला आंचल और अपनी कथाओं के माध्यम से जो कहानियां लिखी रेणु ने, विशेष मैला आंचल का जिसमें महत्वपूर्ण स्थान है उपन्यास का, और बाकी अपने कथा साहित्य के माध्यम से रेणु सबल्टर्न हिस्टोग्राफी की साहित्यिक प्रस्तावना कर चुके थे। अब यह हमारी दरिद्रता है कि हम उन अवधारणाओं को
लेके लिटरेचर में लागू करते हैं। हमें यह कहने की जरूरत है कि यहां से यह अवधारणाओं को देखो, तब यह पता चलेगा कि हमारे साहित्यकार किसी भी समाज विज्ञानी के तुलना में कम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं सिद्धांतों के लेवल पर भी। तो जो सबल्टन हिस्टोग्राफी शुरू हुई तो उसकी बुनियादी स्थापना क्या थी? वो ये थी कि जो निम्न वर्ग है वह उसका जो चित्रण हुआ है इतिहास लेखन में वह केवल अनुयायी के रूप में हुआ है, या एक उदरा अवस्था तक उसको सीमित कर दिया गया है उसके चित्रण में, इतिहास लेखन में। यानी कि जो ये सबल्टन इतिहास लेखन को अगर एक शब्द में हम कहें तो इतिहास को नीचे से देखने की कोशिश की गई। क्या हम नहीं कह सकते हैं कि रेणु का कथा साहित्य को बिल्कुल नीचे से देखने की कोशिश है? और रेणु अपने साहित्य में उन पात्रों को ला रहे थे और उनकी जीवन स्थितियों को अभिव्यक्त कर रहे थे, उनकी सांस्कृतिक संपन्नता को व्यक्त कर रहे थे, और जो अब तक कहीं ना कहीं अनुपस्थित थे, या वो सिर्फ इस रूप में आते थे कि वो केवल शोषित और पीड़ित हैं और उनमें कोई जीवंत संभावना नहीं है, उनकी कोई और जीवनचर्या नहीं है। मतलब वो मतलब हमेशा इसी रूप में आते थे कि बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, या बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या एक जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान है, क्या वह केवल इन्हीं चीजों में तड़प के मर जाता है, या उसके सपने हैं, उसके जीवन में प्रेम है, उसके जीवन में बाकी संभावनाएं हैं? आखिर कथा साहित्य उसको क्यों छोड़े हुए था? रेणु पहली बार उस पूरे समाज को उसकी संपूर्णता में लाकर रख देते हैं। अब इसके बाद जो हमने अभी ये बातें आपसे साझा की, इसके बाद हम कुछ उन चीजों को देखें कि रेणु अपने यहाँ कैसे पात्रों को ला रहे हैं अपनी कहानियों में। तो अगर उन कहानियों का हम अध्ययन करें तो एक बहुत सामान्य निष्कर्ष हमारे सामने आएगा। वह यह है कि जो रेणु के पात्र हैं अधिकांश कैसे हैं, उनके पूरे कथा साहित्य को अगर आप देखेंगे तो 3-4 विशेषताएं आपको प्रायः मिल जाएंगी। एक आध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन 3-4 विशेषताएं रेणु के पात्रों को आपके सामने आती हैं। अब वो क्या है? रेणु के अधिकांश पात्र निम्न जाति के हैं। अगर पहली विशेषता अगर आप खोजेंगे तो यह है कि रेणु के अधिकांश पात्र जिसकी एक भूमिका है वो निम्न जाति के हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि वे मूलतः गरीब हैं। एक तो वो निम्न जाति के हैं, दूसरे वो गरीब हैं। तीसरी उन पात्रों की क्या विशेषता है? वो यह है कि वे स्वाभिमानी हैं, यानी निम्न जाति के होते हुए, गरीब होते हुए स्वाभिमानी हैं। और चौथी विशेषता जो मुझे लगता है वो यह है कि वे अति मानवीय हैं। यानी रेणु के पात्रों की 4 विशेषताएं आपको सर्वत्र मिलेंगी। जब मैं ये कह रहा हूं तो मतलब अधिकांशतः की बात कर रहा हूं। वो 4 विशेषताएं ये है कि वे निम्न जाति के हैं, गरीब हैं, स्वाभिमानी हैं और अतिशय मानवीय हैं। अब यह आप देखिए कि
इसको अगर हम खोलें थोड़ा और, तो बहुत स्पष्ट है कि रेणु के पात्र सामाजिक रूप से हाशिए पर के पात्र हैं। आप ये देखिए, रेणु की जो कथा भूमि है वे पात्र कहां से हैं? एक, वह सामाजिक रूप से हाशिए पर है। दूसरे, वे आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं। तीसरे, यानी कि इन दोनों के अलावा जो चीज गौर करने वाली है कि सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर रहते हुए भी वे सांस्कृतिक रूप से संपन्न हैं। अब यही चीज कुछ लोगों को अखर जाती है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा मनुष्य सांस्कृतिक रूप से संपन्न कैसे हो सकता है। और जिनकी यह सोच है कि सांस्कृतिक रूप से संपन्न केवल अभिजात वर्ग ही हो सकता है, उन्हें रेणु से बहुत शिकायतें होती हैं। यानी समस्या उनकी दृष्टि की है जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मनुष्यों के सांस्कृतिक संपन्नता को पचा नहीं पाते हैं। वैसे लोग रेणु को खारिज करते हैं, क्योंकि उनकी एक बंधी बंधाई समझ ये है कि सांस्कृतिक संपन्नता तो राजा महाराजाओं कुलीनों उनकी बस चीज है, या आम जनता सांस्कृतिक रूप से कैसे संपन्न हो सकती है। और यही आकर रेणु ने हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इन्होंने संस्कृति वर्णन के पुराने तौर तरीकों को पलट के रख दिया। आप याद कीजिए कि जब भी संस्कृति की बात होती है प्रायः, या और रेणु से पहले के भी आप सांस्कृतिक चित्रण को ध्यान रखिए। यह सही बात है कि प्रत्येक रचनाकार का दौर अलग होता है और उसकी जरूरतें अलग होती है उस दौर के साहित्य का, लेकिन फिर भी आप याद कीजिए कि संस्कृति का जो वर्णन होता था या संस्कृति का जो चित्रण होता था पूरे कथा साहित्य में, आप देखेंगे वह प्रायः संस्कृति वर्णन का मतलब ही होता था कि आप एक अभिजात संस्कृति का वर्णन कर रहे हैं। रेणु संस्कृति वर्णन की पुरानी परिपाटी को अपने कथा साहित्य के माध्यम से पलट देते हैं और वह दिखाते हैं कि जिसे तुम दीनहीन उपेक्षित कह रहे हो उसमें तुमसे कहीं से भी कम सांस्कृतिक संपन्नता नहीं है। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन रेणु अपने कथा साहित्य के माध्यम से लाते हैं। और यह चीज मैं बार बार कहता हूं कि यह जो सवाल उठता रहा है, हालांकि यह कोई माने बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं है क्योंकि उसमें भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन फिर भी जो यह सवाल उठता है प्राय बार बार पूछा जाता है जब गोदान पर चर्चा होती है कि इतनी तकलीफों और उसके बाद होरी आत्महत्या क्यों नहीं करता, या जब भूमंडलीकरण के बाद लाखों किसानों की आत्महत्या की बात होती है तो यह सवाल बार बार उठाया जाता है कि आखिर मैंने पहले के जो हमारे कथा साहित्य है उसमें किसानों की आत्महत्या की चर्चा प्राय नहीं है, तो वो क्या चीज है जो आज मिसिंग है। तो मेरा कहना है कि वह यही सांस्कृतिक संपन्नता है। जो आज क्या हुआ कि आपने उस गरीब पिछड़े तबके से, किसान से, कमजोर से आपने क्या किया कि उसकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत तो आपने वही रहने दी। जो एक चीज थी जिसके सहारे वो आत्महत्या नहीं करता था, आप उसको भी उससे छीन ले रहे हैं। अब ये एक ऐसी बात है जिसे हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए रेणु का कथा साहित्य उस आधुनिक भावबोध या जो पूंजीवादी आधुनिकता है उसका एक क्रिटिक तैयार करती है।
करता है। अब इसको हमें इस रूप में समझना चाहिए कि जो आजादी के बाद स्थितियां बन रही थी उसमें, जैसा कि हमने बताया कि वह जो पात्र हैं सुदूर अंचल के, सामाजिक पायदान पर एकदम नीचे हैं, आर्थिक पायदान पर एकदम नीचे हैं, तो अब उनके पास जीने का क्या सहारा है? जीने का उनके पास सहारा उनकी संस्कृति है। और ये संस्कृति केवल मतलब मैं केवल इस रूप में नहीं कह रहा हूं कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, कुछ गा लेते हैं। संस्कृति इस रूप में है कि जो उनके पारंपरिक रोजगार हैं, जैसे मान लीजिए कोई पहलवानी कर रहा है, कोई चरपाई बीनकर काम कर रहा है, कोई कुछ दूसरे तरह का कोई खेल दिखाकर, कोई मदारी का काम करके जी रहा है। ये संस्कृति है। संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि 5 लोग बैठ के, माने केवल वह नहीं है कि 5 लोग बैठ के झाल ढोलक बजा लिए वही संस्कृति है। जब मैं कह रहा हूं कि संस्कृति उनके जीवन का एक आसरा है, तो उसका अर्थ इससे भी है, क्योंकि जो कमजोर तबकों की संस्कृति का सीधा अर्थ उनके रोजगार से और उनके जीवन यापन से भी जुड़ा होता है। यह बड़े लोग जो अभिजात लोग होते हैं, उनके संस्कृति का उनके रोजगार से कोई बहुत रिश्ता नहीं होता, उनके लिए वो हॉबी होती है। बड़े लोगों की, अभिजात वर्ग की जो संस्कृति होती है वो उनके लिए हॉबी है, शौक है। कमजोर लोगों की जो 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 संस्कृति होती है वह उनके लिए हॉबी ना होकर जीवन की अनिवार्यता होती है। रेणु, यह जो मॉडल, विकास मॉडल अपनाया जा रहा था आजादी के बाद, उसमें वो देख रहे थे कि आप उस व्यक्ति की सामाजिक हैसियत सुधार नहीं रहे हैं, आर्थिक हैसियत सुधार नहीं रहे हैं, और ऊपर से ये जो विकास मॉडल पूंजीवादी डाल रहे हैं, ले जा रहे हैं वहां, उससे उनकी संस्कृति नष्ट हो रही है। इसलिए रेणु के यहां एक टीस है, एक छटपटाहट है कि इस संस्कृति को बचाया जाए। अगर उन निचले तबकों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत बढ़ाते हुए आप उनके संस्कृति से उन्हें अलग करते, तो शायद कुछ और परिदृश्य होता कथा का। लेकिन आज भी आप स्थिति देख लीजिए, जिनके पारंपरिक रोजगार उजड़ रहे हैं, उन्हें कोई नया रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, और जो नया आपने दिया नहीं, पुराना उससे छीन लिया। तो इससे जो रेणु की कथा साहित्य में मार्मिकता आती है, वो इसी छटपटाहट का नतीजा है कि जो पात्र हैं, जो अपनी जीवन यापन के साधन है, जैसे रेणु की आरंभिक कहानी, सबसे पहली कहानी उनका है वट बाबा, उसके बाद एक कहानी है पहलवान का ढोलक। अब पहलवान के ढोलक में यह है कि बस 30 सेकंड में आपको एक प्रतिनिधि कहानी के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि वह यह है कि पहलवान कुश्ती करते हुए, वो पहले कुश्ती के आयोजन होते थे, उसमें एक राजा को वो पसंद आ जाता है जो स्थानीय होता है, और वो फिर वो अपने दरबार में उसे रख लेता है, और इस तरह वह एक पहलवानी के रूप में, पहलवान के रूप में और अपनी कला के रूप में वो प्रसिद्ध होता है। बाद में जब उसका बेटा उत्तराधिकार पाता है, तो उसको लगता है कि इस पर तो बेकार खर्च हो रहा है, और वह फिर उसे निकाल देता है। और फिर वह धीरे धीरे बेचारा क्या करे, फिर वह किसी तरह लोगों को जीविका चलाने के लिए पहलवानी सिखाता है। लेकिन जहां इतनी गरीबी हो, वहां कौन वो सीखेगा? तो धीरे 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 उसका रोजगार खत्म होता जाता है, और अकाल पड़ता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहलवान के ढोलक का जो पहलवान है, क्या उसकी मृत्यु त्रासद नहीं है? क्या हिंदी आलोचना अब ये पहलवान की मृत्यु और किसी और की मृत्यु में फर्क करेगी अपने राजनीतिक समझ के हिसाब से, कि ये मृत्यु तो त्रासद है और ये मृत्यु त्रासद नहीं है?
ये कुछ माने असुविधाजनक सवाल हैं जिन्हें पूछने की जरूरत है। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा था कि रेणु के यहाँ जो आधुनिक विकास मॉडल की जो आलोचना है और वह इसीलिए है कि वह आधुनिक विकास मॉडल हाशिए के लोगों को और हाशिए पर ढकेल रहा था। उन्हें कुछ देने की जगह बजाय उनसे उनका एक तरह से कुछ था तो नहीं, उनसे जो जीवन था वो भी उनसे छीन रहा था। इसलिए जो कुछ लोग रेणु के चित्रण में नॉस्टैल्जिक देखते हैं, रोमांटिक देखते हैं, वह इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि आम जन के लिए संस्कृति का मतलब क्या होता है। ये जो अभिजात लोग हैं ये यही जानते हैं कि जो हमारे लिए संस्कृति का मतलब है वही उस आम जन के लिए मतलब है। इसी संदर्भ में मैं एक मुख्य बात कहूंगा जो कि जो सार है, एक विश्वनाथ त्रिपाठी का रेणु की तीसरी कसम कहानी पर बहुत प्रसिद्ध लेख है और वो लेख कई जगह प्रकाशित हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेणु की कहानियों को माने केंद्रित तो तीसरी कसम पर है, लेकिन रेणु की कहानियों को या उनके कथा साहित्य को समझने के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से उस लेख को देखेंगे तो आप भी उससे बहुत प्रभावित होंगे। लेकिन इस लेख में बहुत कायदे से रेणु को खारिज किया गया है और यह लेख मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिन लोगों ने भी रेणु को खारिज किया है, जैसा कि रेणु 1973 में कह रहे थे कि मुझे ऐसा जो विद्वानों ने किया कि पूरे तालाब को गंदला करने वाला मैं जीव हूं, वो सारे लोगों की आपत्तियां एक तरह से उस लेख में आ गई हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी के उस लेख में। और उस लेख को इसलिए भी पढ़ना चाहिए, ये मैं इसलिए, वह एक प्रतिनिधि लेख है कि रेणु को कैसे खारिज किया गया है उस लिहाज से। और वह लेख इस बात का भी प्रमाण है कि आइडियोलॉजी किसी आलोचक को कैसे मतलब एक तरह से हम कहें कि विकृत करती है। देखिए, आइडियोलॉजी का सकारात्मक महत्व भी है और आइडियोलॉजी नकारात्मक भूमिका भी अदा करती है। जब आप आइडियोलॉजी पर सवार होते हैं, यानी आप खुद आइडियोलॉजी पर सवार होते हैं, अपने विवेक से उसे ग्रहण करते हैं, तब वह सकारात्मक होती है। लेकिन जब आइडियोलॉजी आप पर सवार हो जाती है तो उसका नकारात्मक होना निश्चित है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे सहृदय आलोचक पर आइडियोलॉजी कैसे सवार हुई कि उतने संवेदनशील आलोचक कि सारे निष्कर्ष आप देख के दंग रह जाएंगे। हालांकि प्राय लोग उस लेख को रेणु के पक्ष में उद्धृत करते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ के। अब उनकी मान्यताएं देखिए, और ये मैं जानबूझकर एक प्रतिनिधि लेख के रूप में आपके सामने उसको रख रहा हूं ताकि यह पता चल सके कि रेणु पर जो मूल आरोप लगते हैं वो सार संक्षेप यहाँ है। एक वो जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि रेणु गांवों को प्रेमचंद से जानते बहुत कम हैं, एक निष्कर्ष उनका है। अब देखिए, फिर यहाँ प्रेमचंद की लाठी से रेणु को ठीक करना है। माने आप बताते कि माने क्या है, यहाँ प्रेमचंद को आप क्यों ला रहे हैं कि अब ये क्या होता है कि यही प्रोवोकिंग होता है। अगर कोई दृष्टि संपन्न आलोचक ना हो तो इसके जवाब में क्या करेगा, वो यह कहना शुरू करेगा कि लड़ाई यही शुरू हो जाएगी कि रेणु प्रेमचंद से ज्यादा जानना चाहते हैं। तो आप देखिए लड़ाई किनसे है और लड़ाई कहां होने लगेगी, प्रेमचंद बनाम रेणु, जबकि दोनों
एक अपने 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 समय के एक समाज सापेक्ष, एक दृष्टि संपन्न रचनाकार है। लेकिन ये जो इन आलोचकों का जो दिमाग का कीड़ा है, वह जो है पाठकों को जबरदस्त रूप से विचलित करती है। अब ये कहते हैं कि रेणु गांवों को प्रेमचंद से जानते बहुत कम है। अब ये कैसे समझाया जाए कि रेणु, मुझे लगता है माने प्रमुख लेखकों में एक आध वैसे उदाहरण मिल जाएंगे कि संभवतः अकेले ऐसे लेखक हैं महत्वपूर्ण लेखकों में, संभवतः मैं कर रहा हूं क्योंकि हम सुपरलेटिव से बचते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं हो, कि उनके लेखन के 3 आयाम हैं। एक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलनों में भागीदारी, और दूसरा साहित्यिक कर्म, और तीसरा खेती और किसानी। रेणु खुद गांव में जाकर खेती करने वाले रचनाकार थे। यानी ऐसे तो साहित्यकार आपको मिलेंगे कि जिनका एक पैर साहित्य में और एक पैर आंदोलन में, लेकिन रेणु के पास एक और पैर था, एक पैर आंदोलन में, एक पैर साहित्य में, और एक पैर खेती किसानी में। गांव में जाकर खेती भी कराते हैं। वैसे आदमी को आपको माने आहस नहीं हुआ कि ये कह दे कि रेणु गांव को जानते बहुत कम हैं प्रेमचंद की तुलना में। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि कोई ये कह दे कि प्रेमचंद गांव को सिर्फ जानते थे, रेणु गांव को जीते थे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यह इससे हमें बचने की जरूरत है कि हम रेणु बनाम प्रेमचंद की लड़ाई में न उलझे, इससे दोनों का भला नहीं होगा। दूसरी स्थापना आप देखिए क्या है। अब ये कह रहे हैं कि रेणु से इनको शिकायत क्या है कि रेणु जिस संस्कृति, लोक कला आदि का चित्रण करते हैं उसकी विदाई अनिवार्य है। यानी जिस संस्कृति का रेणु चित्रण करते हैं, जिन लोक कलाओं का चित्रण अपनी कहानियों में लाते हैं, जिन लोक रूपकों का वो लाते हैं अपनी कहानियों में, या जो वो लोक कलाकारों की कलाओं को लाते हैं, उनका विदाई अनिवार्य है। और इनको शिकायत रेणु से यह है कि उनका न विदा होना दुखद है। यानी कि ये जो कलाकार हैं, ये जो ढोलक वाले हैं, ये जो चरपाई बिनने वाले हैं, ये जो नृत्य दिखाने वाले हैं, इनकी विदाई अनिवार्य है, इनका विदा न होना दुखद है। और रेणु इसका चित्रण नहीं करते हैं। त्रिपाठी जी का कहना है कि रेणु इसका चित्रण नहीं करते हैं कि इनकी विदाई अनिवार्य है, और अगर ये विदा ना हो रहे हैं तो ये दुखद है। अब यह क्या समझ है समाज की? वहीं एक रूढ़ जिसे हम कहते हैं मार्क्सवादी समझ है, यांत्रिक मार्क्सवादी समझ है, जो ये कहता है कि क्रांति होने के लिए पूंजीवाद का आना अनिवार्य है, और ये सब जो चीजें हैं, माने जो लोक से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका नष्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब विकास, पूंजीवादी विकास में इन चीजों का नाश होना जरूरी है। अब ये देखिए इतिहास की कितनी सरल माने एक रेखीय समझ है कि अब भाई अगर कोई रचनाकार इसको मानता ही नहीं हो कि आपकी क्रांति के लिए ये जो पूरा विदाई अनिवार्य है, तो फिर इस लॉजिक को अगर आप आज हम बढ़ा दें कि ये जो खेती किसानी के लिए जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, तब तो इनका भी विदाई अनिवार्य है, क्योंकि ये खेती किसानी जब नष्ट होगी तभी पूंजीवाद आ पाएगा, तभी उद्योग धंधे आ पाएंगे। और इस दृष्टि से माने इनका जाना कितना भी मार्मिक हो, लेकिन किसानों का विदा होना अपरिहार्य है। तो अब यह समझ, इस समझ का क्या किया जाए? अब माने इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। तो
एक दूसरी बात, और ये रेणु के कथा साहित्य में जो यांत्रिक जो मार्क्सवादी समझ है उसको लागू करने के ये दुष्परिणाम निकलते हैं, क्योंकि वह समझ यह बताती है कि सामंतवाद, उसके बाद पूंजीवाद, तब समाजवाद आएगा। यानी पहले पूंजीवादी चीजें आ जाए, पूंजीवादी विकास मॉडल स्थापित हो जाए, उसके बाद हम क्रांति कर लेंगे। तो रेणु अगर इस चीज को नहीं मानते तो रेणु का ये बहुत बड़ा दोष हो गया। तीसरी जो वो स्थापना देते हैं जिसको हमें गौर करना चाहिए कि रेणु के यहाँ ऐसे पात्र बहुत कम हैं जो अंतर्द्वंद से ग्रस्त हों। ये एक उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है, और ऊपर से लगता है कि ये बहुत सही बात कही है, क्योंकि फिर यहाँ भी वही बात है, क्योंकि एक समझ हमारी यह कहती है कि पात्रों में अंतर्द्वंद होनी चाहिए, कहानी वही अच्छी होगी जहां पात्रों में अंतर्द्वंद है। तो ऊपर से देखने में ये लगता है कि जो ये आरोप है रेणु पर कि उनके यहाँ ऐसे पात्र बहुत कम है जिनमें अंतर्द्वंद हो, लेकिन आप जब इसकी चीर फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, तो आप पाएंगे यह अंतर्द्वंद या दुविधा यह एक मध्यवर्गीय परिघटना है। यानी मध्य वर्ग वह अंतर्द्वंद से ग्रस्त होता है। अच्छा, अब आप सोचिए कि अंतर्द्वंद से ग्रस्त कौन आदमी होता है? वह आदमी अंतर्द्वंद से कभी ग्रस्त नहीं होगा जो सत्य के पक्ष में खड़ा होगा, या जिसके मन में सही गलत के प्रति कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अंतर्द्वंद से वही ग्रस्त होता है आदमी जिसके मन में सही गलत को लेकर कंफ्यूजन हो, या मैं इसको पलट कर भी कह दूं कि अंतर्द्वंद उसी व्यक्ति में पाया जाएगा ज्यादातर जो का मन कर गलत के पक्ष में जाता है। सही के पक्ष में तो कोई अंतर्द्वंद नहीं होगा। जैसे आप रोड पर जा रहे हो, 100 का नोट नीचे गिरा हुआ है, आप में कब मन में होगा? अगर आपके मन में क्लियर है कि हमें पैसा नहीं लेना है, तो आपके मन में कोई वो उत्पन्न नहीं होगा कि हम पैसा लें या ना लें। लेकिन जब एक लालच आ जाएगा तब ये बात होगी कि पैसा लें या ना लें। या किसी के यहाँ आप जाते हैं, या कोई चीज, मान लीजिए आपको किसी चीज में कुछ मिलना होता है, तब आपके मन में अंतर्द्वंद होगा कि ले कि ना ले। लेकिन जो क्लियर होगा उसके मन में अंतर्द्वंद नहीं होगा। रेणु जिन पात्रों को अपने कथा साहित्य में लेकर आते हैं, उन पात्रों के मन में अंतर्द्वंद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सही है या गलत इस पर तो आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उनमें यह अंतर्द्वंद नहीं है कि हमें ये करना है या ये नहीं करना है। ये जो अंतर्द्वंद की पूरी कहानी है, या ये जो दुविधा की जो पूरी बात है, यह मध्यवर्गीय कथा दृष्टि है। यानी रेणु इसी मध्यवर्गीय कथा दृष्टि को चैलेंज कर रहे हैं और एक जनपक्षीय कथा दृष्टि वो ले आकर रख रहे हैं। तो आप रेणु में यह क्यों खोज रहे हैं? आप नई कहानी जो शहरी मध्यवर्गीय कहानी लोग लिख रहे थे, चाहे नई कहानी के जो तीनों लोग हों, या इवन जो कस्बाई मानसिकता के कहानी लिख रहे थे अमरकांत वगैरह, उनके यहाँ आप अंतर्द्वंद खोजिए। उस अंतर्द्वंद को आप रेणु पर क्यों लागू करना चाहते हैं और रेणु में क्यों खोजना चाह रहे हैं? उनके किसी पात्र में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। उसका पात्र सीधे पूछता है जो उसको पूछना है, और आप पिछड़े अंचल में जाइए तो सीधे होता है। रेणु का पात्र सीधे, जब महिला अंचल की शुरुआत आप याद कीजिए, जब वो प्रशांत पहुंचता है तो वो सीधे लोग दूसरा सवाल उससे पूछते हैं, नाम, तो कहता है प्रशांत। उसके बाद पूछते हैं कि जात, सीधे। अब वो गलत पूछते हैं, सही पूछते हैं, इस पर तो आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कोई मध्यवर्गीय कहानीकार लिखे तो हो सकता है कि वह उसी पर 5 लाइन लिखेगा कि वह उसकी जाति को पता करना चाहता था,
फिर वो इसलिए उसके दिमाग में था कि इसको हम कैसे पूछें, तो वो फिर पूछेगा कि बाप का नाम। तो, तो एक तो मैं ये सरलीकृत करके आपको समझा रहा हूं। तो रेणु के पात्रों के मन में वो इतने भोले हैं कि उनके मन में नैतिकता अनैतिकता, गलत सही, अच्छाई बुराई, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए जो मध्यवर्गीय भाव बोध से कहानी को देखना और समझना चाहते हैं, उन्हें जरूर रेणु से यह शिकायत हो सकती है। तो समस्या उनकी अपनी दृष्टि की है। और एक और महत्वपूर्ण आरोप है जो रेणु पर लगा है और लगता रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसीलिए मैं जानबूझकर इस लेख का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे व्यक्ति केंद्रित नहीं करना चाहता हूं। मैं इसे बस एक प्रतिनिधि लेख के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। एक और जो बड़ा आरोप है रेणु पर, जो कि उन त्रिपाठी जी और उनके सोच से लोग, सोचने वाले लोग लगाते हैं कि रेणु की किसी कहानी में ऐसा कोई भी पात्र नहीं होगा जिसकी मूल समस्या भूमिहीनता, बेरोजगारी या आर्थिक दुरावस्था हो। ये एक बड़ा आरोप रेणु पर लगाया गया ये इस आलोचना की इस धारा के द्वारा, कि रेणु का किसी भी ऐसा कोई भी पात्र नहीं है। अब ये पलट कर पूछा जा सकता है कि क्या रेणु का ऐसा एक भी पात्र है जिसकी जो एक अत्यंत गरीब, कमजोर और बदहाल न हो? हम इस सवाल को पलट देते हैं। आप यह क्यों चाहते हैं, जो चीज अंडरस्टूड है, जो चीज एकदम है, उसको आप क्यों चाहते हैं कि वह व्यक्ति उसे एक केंद्रीय समस्या के रूप में दिखाए? अरे भैया, जब आप उसका चित्रण कर रहे हैं, रेणु जब वैसे लोगों का चित्रण कर रहे हैं कि तन पर रखने के वस्त्र नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उनकी समस्या आर्थिक भी है? क्या वो रचना में ये इसको जब केवल लड़ाएंगे, गरीबी अमीरी की बात करेंगे, तभी यह होगा कि उनके पात्रों की समस्या आर्थिक है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है? वो इनबिल्ट है। जैसे शरीर में खून को अलग से नहीं बताया जा सकता कि खून है कि नहीं, जैसे हम नीचे बैठे हुए हैं तो ये कोई बात ही नहीं है कि हम कहें कि हमारे ऊपर छत है, तो वो तो है ही। इसको अलग से रेखांकित करने की क्या जरूरत है? तो यह जो एक समझ बनी रेणु को लेकर, उसमें आप देख रहे हैं कि तरह तरह की ऐसी चीजों को लगाया गया रेणु के ऊपर, उनके माने उनको जिन उसके लिए जो गुनहगार ठहराया गया, वह समस्या दरअसल उन आलोचकों की अपनी दृष्टि की है, और वो समस्या रेणु की बता दी गई। अब दो तीन बातें मैं और आपसे कहकर यह समाप्त करूंगा कि रेणु के वैशिष्ट्य को अगर हमें समझना हो कि रेणु का अपना अलग वैशिष्ट्य क्या है, या रेणु को समझने की सही पर्सपेक्टिव क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, जो मेरी समझ बनी है। मैं ये नहीं कहता कि वो अंतिम समझ है या उससे आप सहमत हो, लेकिन जो मेरी समझ बनी है कि रेणु को आप दूसरे तरीके से देखिए और समझिए, तब आप देखेंगे कि रेणु की कहानियों में मुस्लिम पात्रों की बहुतायत उपस्थिति है। यह प्रायः रोना रोया जाता है कि बाद में हमारे हिंदी कहानी से मुस्लिम पात्र गायब होते गए, खासकर हिंदू
कहानीकारों के और जो वो रचनाकार हैं, आप देखेंगे कि रेणु के लगभग अधिकांश महत्वपूर्ण कहानियों में कहीं ना कहीं मुस्लिम पात्र हैं। उन बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं। अब इसी से एक मैं और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कुछ लोग किसी रचनाकार के केवल एक पक्ष को पकड़ के और यह कहना शुरू कर देते हैं कि उनके यहाँ यह नहीं है। रेणु यह भी आरोप कुछ लोग लगा देते हैं, फिर वहीं प्रेमचंद को लाठी बना के। माने कमाल है, एक गांव से जुड़े हुए रचनाकार को जब जब खारिज किया गया, एक दूसरे गांव से जुड़े हुए रचनाकार को सामने करके, और यह किया गया कि जैसा एक कि प्रेमचंद के यहाँ जैसा कंपोजिट कल्चर है, साझी संस्कृति है, क्या वह रेणु के यहाँ है? और संस्कृति को कहा गया कि हिंदू मुसलमान के रूप में, और अपढ़ लोग, कुपढ़ लोग मैला आंचल का उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रेणु ने केवल एक मैला आंचल लिखा है, और तो भाई उनको मालूम नहीं है कि कुछ और भी लिखा है। तो अब मैला आंचल में मुस्लिम पात्र का न होना या मुस्लिम पात्र की उपस्थिति का न होना अब घोष पर्याप्त है कि प्रेमचंद के यहाँ कंपोजिट कल्चर है, रेणु के यहाँ नहीं है। अब यह कौन समझाए कि रेणु केवल मैला आंचल नहीं लिखा है? रेणु, जब कोई रचनाकार एक रचना लिखता है तो वो किसी एक केंद्रीय थीम को डील कर रहा होता है। एक ही रचना में वो सब कुछ नहीं ला सकता है। उसका जब भी मूल्यांकन होना चाहिए, उसके संपूर्णता में देखते हुए होना चाहिए। तो रेणु की कहानियों में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम पात्र बहुत हैं, और सबसे बड़ी चीज कि वो मुस्लिम पात्रों को जैसे वो होते हैं उनके सकारात्मक रूप में चित्रित करते हैं। और एक तो चूंकि अभी मुझे अचानक ध्यान आ गया, आप हर कहानी में देखेंगे थोड़ा बहुत, चाहे वो पंचलाइट में भी एक छोटा सा प्रसंग होगा, लाल पान की बेगम में भी वो जो गाड़ी लाता है मुसलमान के उससे मोहल्ले से लाता, हर जगह आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन एक कहानी अभी मुझे ध्यान आ गई, वो उसका नाम ही है रसूल मिस्त्री। वो वो पूरा मुस्लिम ही पात्र है, और वो कितना स्वाभिमानी है। तो रेणु के यहाँ मुस्लिम पात्रों की बहुतायत उपस्थिति है। यानी रेणु आजादी के बाद जो लिख रहे हैं, आप ये देखिएगा कि और लोगों की तुलना में, यानी 50 से 60 के दशक में जो लोग लिख रहे हैं, हिंदी में कहानी लिख रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कि जो मुस्लिम पात्रों की उपस्थिति बहुत जो सबसे ज्यादा है, वह आपको रेणु के यहाँ दिखाई देगी। यानी एक कंपोजिट कल्चर उनके आपको कथा साहित्य में दिखाई देगी। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है, जो मैं थोड़ा सा पहले जिसकी मैंने चर्चा किया, फिर उसका मैं जिक्र कर दूं कि रेणु एक वैकल्पिक सौंदर्य दृष्टि लेकर आते हैं, और वह वैकल्पिक सौंदर्य दृष्टि जो त्रिपाठी जी अपने लेख में कह रहे थे ना कि रेणु गांव को जानते नहीं है, वो खेती किसानी और उस परिवेश को जानने वाला आदमी ही, उसको जीने वाला आदमी ही ला सकता है। यानी एक अभिजात सौंदर्याभिरुचि के बरक्स रेणु एक ठेठ ग्रामीण सौंदर्याभिरुचि को सामने लाते हैं। और इसका उदाहरण अगर आपको देखना हो तो आप याद कीजिए लाल पान की बेगम, और अंतिम दृश्य से कुछ पहले का याद कीजिए कि बिरजू के बाप ने दोनों पतोहुओं को देखा, और उनको देखते हुए उसे अपनी खेत में झुकी हुई 2 बालियां याद आ गई। माने धान की जो बाली होती है, यानी यह जो सौंदर्य दृष्टि है कहां से, यानी कि वह जो 2 स्त्रियों के सौंदर्य को देख के बिरजू के बाप को जो याद आता है, वो खेत की बाली। ये जो किसानी सौंदर्य दृष्टि है, आप कहेंगे कि ये कैसे, इसमें क्या बड़ी चीज है। जब आप कोई कहानी पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्त्री को देखता है तो उसे क्या याद आता है,
हो सकता है किसी को कोई अभिनेत्री याद आ जाए, आजकल की रचनाओं में देखिएगा, इसमें मैं उनका दोष नहीं कह रहा हूं, वो उनकी अपनी सौंदर्य अभिरुचि है या जो उस जीवन परिवेश को जी रहे होते हैं। किसी को माधुरी दीक्षित की पीठ दिखाई दे देती है, अगर तो आप क्या देखते हैं और क्या आप कहां से उसको कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो रेणु जो सौंदर्य जो देखते हैं वो धान की फसल में जैसे बालियां झुकी होती हैं, वैसे ही उन दो पतोहुओं को देखते हैं, वैसे ही जैसे वो झुकी हुई है। तो यह एक उस सौंदर्याभिरुचि का जो वर्णन होता है। वैसे निर्मल वर्मा प्रेमचंद ये रेणु के प्रशंसक हैं, लेकिन निर्मल वर्मा के सौंदर्याभिरुचि आप देखिएगा, ये दो छोर हैं, अगर आप दो एक्सट्रीम देखना हो, इसलिए कहा जाता है कि निर्मल वर्मा का धूप भी विदेशी होता है। और उनकी सौंदर्याभिरुचि देखिएगा, ड्राइंग रूम, वहां शराब होगा, ग्लास होगा और ये सब चीजें होंगी। उसके बरक्स रेणु उनको लाते हैं जो गरीब, पिछड़े, दबे, कुचले, जो कि साहित्य का उद्देश्य है। प्रेमचंद जो बात कहते हैं कि साहित्य में उनको जगह मिलनी चाहिए जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती है। अब वाकई उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती अगर रेणु अपने कथा साहित्य में उनको नहीं लाते। तीसरी जो एक बात है, पता नहीं लोग क्यों रेणु की चर्चा नहीं करते हैं, प्रेमचंद की चर्चा होती है। रेणु के कथा साहित्य में पशुओं की यानी मानवेतर प्राणियों की बहुत अधिक उपस्थिति है। ये हम प्राय प्रेमचंद के संदर्भ में कहकर चुप हो जाते हैं। जैसे प्रेमचंद के यहाँ कुत्ते हैं, बैल है, इस तरह की चीजें हैं, क्या आपको माने जानकारी तो होगी, लेकिन क्यों हम चुप रह जाते हैं? ये पशुओं की उपस्थिति रेणु के यहाँ बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो जिसे कहते हैं ना दलितों में दलित, पशुओं में भी कोई बदमाशी के लिए, शैतानी के लिए कह सकता है कि प्रेमचंद के यहाँ बैल है तो रेणु के यहाँ पाड़ा है, भैंसा। अब अगर इसमें एलिटिज्म खोजना हो, जैसा कि कुछ लोग खोजने लगते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो एक गलत दृष्टि है। अगर लड़ना ही हो, जिस तरह का माहौल बनाया गया प्रेमचंद बनाम रेणु का, तो कोई यह कह सकता है कि वहां तो बैल हैं और दो बैलों की कथा और रेणु की कहानी, ये तवे एकला चलो रे, इसको एक साथ कभी पढ़ के देखिए कि वह भैंसे का संघर्ष क्या है जो पाड़ा है, और किस तरह से उसकी दुरावस्था है और कैसे वो अपनी जान दे देता है लड़ते लड़ते। तो रेणु के साहित्य में भैंसा माने पाड़ा है, बकरे बकरियां हैं, बैल तो है ही, इसमें लालपन की बेगम में बैल, उसको बैल ही खोजता है। तो इस तरह के जो जानवरों में भी जो सबसे उपेक्षित जानवर, इसी से पता चलता है कि रेणु का लोकेट कहाँ है, वे उनके कथा साहित्य में जगह पाते हैं, वे नहीं जो बहुत कॉमन हो। इस दृष्टि से रेणु के कथा साहित्य को देखना चाहिए। एक जो और बात है जिस पर मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि वह एक अलग व्याख्यान का ही विषय है, रेणु की राजनीतिक समझ को लेकर, क्योंकि मैं अगर उधर जाता तो मैं ये सब बातें नहीं कह पाता, क्योंकि मैं जो जितना सुन रहा था इधर रेणु पर बातचीत, उसमें बहुत घालमेल मुझे नजर आ रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर राजनीति वाले पक्ष पर नहीं वो किया। लेकिन मैं बस संकेत करना चाहता हूं कि रेणु के यहाँ, मैंने आपको बताया कि रेणु के यहाँ विचारधारा से ऊपर मानुष सत्य को प्रतिष्ठित किया गया है। यानी रेणु ऐसा नहीं है कि वो प्रतिबद्ध रचनाकार नहीं है, वो प्रतिबद्ध है आइडियोलॉजी के प्रति नहीं, उस जन के प्रति, जनता के प्रति। इसीलिए आप रेणु की कहानियों में सोशलिस्ट विचारधारा माने जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, इसकी भी आलोचना देखिएगा कि क्या हो रहा है। जैसे आत्मसाक्षी उनकी कहानी है कि कैसे एक ईमानदार कार्यकर्ता को वहां उसकी स्थिति उस पार्टी में क्या होती है।
ये कांग्रेसी राजनीति की आलोचना है उनकी, उसमें कांग्रेसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक कहानी है, उसमें कांग्रेसी राजनीति की वो आलोचना करते हैं। संघियों की राजनीति के तो वो कट्टर विरोधी हैं ही। इतिहास, मजहब और आदमी एक उनकी कहानी है, वहां वो उसका विरोध करते हैं। यानी रेणु हर एक जो ये राजनीतिक विचारधारा है, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे मध्यमार्गी हो, चाहे वामपंथी हो, इन तीनों को आम आदमी की कसौटी पर कसते हैं और यह बताते हैं कि ये राजनीति अपने अंतिम निष्कर्षों में आम आदमी की समस्याओं का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, रेणु हिंदू सांप्रदायिकता का अगर विरोध करते हैं तो रेणु में यह साहस है कि वह मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी विरोध करते हैं। और इस लिहाज से जो उनकी कहानी है वो जलवा, इसमें मुस्लिम कट्टरता की आलोचना की गई है। तो ऐसा नहीं है कि रेणु एक का विरोध करते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में और एक पर चुप्पी लगा जाते हैं। जो भी व्यक्ति मनुष्य के प्रति प्रतिबद्ध होगा, वह जो आखिरी आदमी की बात करेगा, वह हर तरह के विभेदकारी प्रवृत्तियों का विरोध करेगा। और उसकी नियति क्या होनी है? उसकी नियति यह होनी है कि हर वह आदमी जो अपने अपने मत का मानने वाला है उसका विरोधी हो जाएगा। यही नियति गांधी की थी राजनीति में। हर कोई मतलब संघी भी उनके विरोधी, कम्युनिस्ट भी उनके विरोधी, अंबेडकरवादी भी उनके विरोधी, ये क्या कहते हैं, ये स्त्रीवादी भी उनके विरोधी, क्योंकि वो सत्य बोल रहा है। कथा साहित्य में मुझे कई बार लगता है कि वही स्थिति बेचारे रेणु की हो गई है, क्योंकि वह सत्य को रेखांकित कर रहे हैं और उस सत्य को आम आदमी की दृष्टि से रेखांकित वो कर रहे हैं। इसलिए हाँ, मेरा एक सुझाव है कि जब रेणु के पास जाया जाए तो अपने संकीर्णताओं को उतार के, प्रेमचंद की लाठी छोड़ के उनके पास जाया जाए, तभी हम रेणु का सार्थक मूल्यांकन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि रेणु हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं, जिनकी अब तक हम लोगों ने जिनको वह स्थान नहीं दिया। और जब मैं ये कह रहा हूं अंतिम बात कि हम लोगों ने, मतलब विद्वानों और पढ़ने वालों ने, जो कोई अध्यापक है, कहीं कोई कुछ है, पाठकों ने रेणु को हमेशा महत्व दिया और प्यार दिया। तो रेणु के मूल्यांकन में हिंदी आलोचना अंततः फेल साबित हुई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।